Good morning, class 8th. Today we are going to revise chapter 2 Microorganism, Friend and Foe. Microorganisms are also called microbes. Microorganisms are very small organisms which cannot be seen with unaided eye. They can be seen only a magnifying glass or microscope. Microorganisms may be unicellular or multicellular. Microorganisms may exist alone or in colonies. Microorganisms are found in all kinds of environment like ice cold climate, hot spring, desert, marshy lands, etc. They are also found inside the bodies of other organisms. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं. ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इनको अपनी खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं. इन्हें देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सेल के भी बने हो सकते हैं और बहुत सारी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं. ये अकेले रहना भी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले रहना पसंद करते हैं और कुछ कॉलोनीज़ में रहना पसंद करते हैं और ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. Now we will discuss types of microorganisms. There are main 4 types of microorganisms. They are bacteria, fungi, algae and protozoans. Viruses are also considered as microorganisms. They are different from microorganisms because they reproduce only in the body of host organism like bacteria, plant or animals. Main type 4 type के microorganism हैं bacteria, fungi, algae and protozoans. But virus भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस करते हैं. देयर आर एग्जांपल्स ऑफ एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा एंड फंगाई, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, प्रोटोजोन्स, अमीबा एंड पैरामीशियम इज हियर. These are the picture of virus. First is bacteriophage and second is HIV virus. Now, friendly microorganism or useful microorganism. Microorganisms are used for making medicines. This is very important. Making curd from milk. दूध से दही बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है. मेकिंग ब्रेड, जो आप अपनी डाइट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, हमारी सभी की डाइट का एक ब्रेड इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट इज़ मेकिंग अल्कोहल. कमर्शियल पर्पस के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं टू मेकिंग अल्कोहल. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. Next is making medicines. Some bacteria and fungi are used to make medicines which kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. Examples are streptomycin, tetracycline and erythromycin. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दूसरी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं. अब ग्रोथ को जब रोक रहे हैं तो इट मीन्स इनका यूज़ होगा मेडिसिन्स को बनाने में, और ऐसी मेडिसिन्स को हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स. नाउ वन इम्पोर्टेंट टर्म इज हियर, दैट इज वैक्सीन. Vaccines are dead or weakened microbes introduced into the body to produce antibodies. These antibodies protect the body from disease-causing microbes. Diseases like polio, cholera, typhoid, smallpox, hepatitis, etc. can be prevented by taking vaccine. जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट्स ने आपका वैक्सीनेशन कराया होगा. वो वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं बच्चे का? वैक्सीनेशन इसलिए कराते हैं ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो उसकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पहले ही बन चुके हों. तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है वैक्सीनेशन का. ये वैक्सीन्स प्रिपेयर कैसे होती हैं? वैक्सीन एक्चुअली डेड और वीक माइक्रोब्स ही होते हैं जो बेबी की बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं थ्रू इंजेक्शंस. अब जैसे ही माइक्रोब जाएगा बॉडी के अंदर तो जो बेबी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो उस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करना शुरू कर देता है. इन फ्यूचर जब बच्चे के ऊपर वो माइक्रोब अटैक करेगा तो उसकी बॉडी में पहले से एंटीबायोटिक अवेलेबल है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए. ये स्पेशली पोलियो के लिए है. 2 बूंद ज़िंदगी की आप सभी ने पी होगी.
नेक्स्ट इज कॉलरा। कॉलरा के लिए भी वैक्सीन है, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स इज ऑल्सो है। वो ये सभी के लिए वैक्सीन बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं, जिनकी वजह से हमें हार्म होता है। Disease, some microorganisms grow in food substance and produce toxic substance and make the food poisonous. Food poisoning causing illness and even death. पैथोजेंस जब ग्रो करते हैं फूड के ऊपर तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो कभी कभी इतनी सीवियर डिजीज़ के बाद में डेथ का कारण भी बन जाता है। डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमंस। Disease which can spread from an infected person to a healthy person are called communicable disease. ये डिजीज़ आप सभी ने पढ़ी हैं पिछली क्लास में भी। Communicable disease are those disease जो स्प्रेड होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक, इसीलिए इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं नीचे, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। अब ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट कैसे हो रही है, कम्युनिकेट कैसे हो रही है, उसके पीछे कुछ कैरियर्स होते हैं जिनका रोल होता है। इसमें सबसे पहले हमें स्टडी करना है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड इज एडीज मॉस्किटो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू फीवर। नाउ डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बहुत सारी डिजीज़ स्प्रेड हो जाती हैं, like rice, wheat, potato, sugarcane, apple, orange, etc. These disease reduce crop yield. अब disease हो गई है क्रॉप में तो वो अपनी उसकी परसेंटेज रिड्यूस हो जाती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, लेकिन इसको रोका जा सकता है कुछ केमिकल के स्प्रे करने से। ये इम्पोर्टेंट टेबल है जो हमने पहले भी डिस्कस की है, ये हमारी NCERT बुक में भी है। इसमें चिकन पॉक्स, पोलियो, मिजल, हेपेटाइटिस all are spread through virus or mode of transmission is different. Some plant disease caused by microorganisms such as canker, rust of wheat, yellow mosaic, okra, ladyfinger, that is caused by virus and through mode of transmission is through water. Now next topic is food preservation. फूड को सड़ने से बचाने के लिए जिन मेथड्स का यूज़ होता है वो फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हम उन्हें स्टडी करते हैं। इसमें कई मेथड मैंने आपको बताए हैं। केमिकल मेथड, बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, बाय यूजिंग शुगर, बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म इज pasteurization, the process of heating milk to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbe is called pasteurization. This process was discovered by Louis Pasteur. पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिल्क को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग 15 से 30 सेकेंड्स के लिए, और सडनली उसको चिल कर दिया जाता है, बहुत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें माइक्रोब की ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं होती है। इस प्रोसेस को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। लुइस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस प्रोसेस को फॉलो किया था। बाय स्टोरेज ऑफ एंड पिकलिंग, फिगर देख के आप समझ गए होंगे ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको हम पैकिंग के थ्रू स्टोर करके लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। हियर इज़ नाइट्रोजन साइकिल। आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोयल बट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन उस 78% नाइट्रोजन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया जाए। अब नाइट्रोजनस कंपाउंड में कौन चेंज करेगा? उसके लिए चाहिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गा या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया। जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन गैस को चेंज करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोयल इज़ यूज्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं सोयल के अंदर, आप उस सोयल से नाइट्रोजनस कंपाउंड को ले लेते हैं प्लांट
और प्रोटीन सिंथेसिस में उसे यूज़ कर लेते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अब एनिमल जो इन प्लांट को फीड कर रहे हैं वो इस प्रोटीन को गेन कर लेते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई इन द soil convert the nitrogenous waste into nitrogen compound in the soil, which are again used by plant और एनिमल दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड को यूज़ करने में। प्लांट के ऊपर जब एनिमल ने फीड किया तो उसने प्रोटीन को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लिया, यूज़ हो गई प्रोटीन। लेकिन जब एनिमल और प्लांट दोनों ही डाई करेंगे तो वापस सोयल में ह्यूमस की फॉर्म में नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल जाएंगे। और सोयल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स। वो उस नाइट्रोजनस कंपाउंड से अगेन नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ करके एटमॉस्फेयर में वापस बैक भेज देते हैं। Some other bacteria convert some nitrogen compound in the soil into nitrogen gas which goes back into the atmosphere। वापस नाइट्रोजनस कंपाउंड से जैसे ही नाइट्रोजनस गैस रिलीज़ होती है, नाइट्रोजन गैस जैसे ही रिलीज़ होती है, तो यही रीज़न है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर उतना ही कांस्टेंट रहता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता है। आई होप